नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज का सेशन है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के सेशन में अपन कंप्लीट करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में काफी समय आ चुके हैं बिहार पुलिस के अंदर। तो आप भी अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही मैंने 50 क्लासेस कंप्लीट कराई है पूरी की पूरी बिहार से रिलेटेड, तो आप वो क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन की। बिहार पुलिस 3rd नंबर की क्लासेस है अपनी। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कल्याण मंडल कुटी अम्मा की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कल्याण मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, तो आपको आंसर लगाना है। क्या लगाना है? भारतनाट्यम, है ना। भारतनाट्यम के लिए जानी जाती है। नहीं, भारतनाट्यम नहीं। क्या होगा इसमें? मोहिनी अट्टम के लिए। और सेकेंड अगर नृत्य पूछा जाए तो आपको भारतनाट्यम लगाना है, तो मोहिनी अट्टम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणम मंडलम, मैंने आपको याद कराया था, शब्द जो है आखिरी में क्या आ रहा है? म आ रहा है, तो म के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है? मोहिनी अट्टम कल्याण मंडलम जो है आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा अगर भारतनाट्यम के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे मणिपुर के बारे में पूछा जाए तो मैंने आपको याद कराया था जावेरी बहनें। क्या याद कराया था? जावेरी से मणिपुरी आपको याद रखना है, जिसके अंदर क्या आता है? सुवर्णा आता है, फिर आता है नयना। तो ये क्या है? जावेरी बहनें हैं। जितने भी नाम हैं उनके अंदर अगर सरनेम में जावेरी लगा हुआ है तो वो किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित हो जाएगी। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी से मैंने आपको बताया था रेड्डी ब्रदर्स एंड सिस्टर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? रेड्डी ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है आपको याद रखना है। तो कुचिपुड़ी का एंड वाला शब्द डी है और इसमें भी एंड वाला शब्द यही हो जाएगा, यानी कि राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो जितने भी रेड्डी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपके चारों के चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ अभिनेता भी थे? मीन्स सीधा सीधा सा आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन व्यक्ति हैं जो एक क्या था? गायक भी था और एक अभिनेता, यानी कि एक्टर्स के रूप में भी इसने काम कर लिया था। तो नाम से ही स्पष्ट है, किशोर कुमार। कौन है? किशोर कुमार के गाने जो हैं आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता भी सुनते हैं, आपके माता पिता ने तो बड़े ही सुने होंगे, तो आपको याद रखना है। काशीनाथ गायकवाड़ ये तो गायन से संबंधित थे। और सुनील खत्री जो है, यहाँ पे सुनील खत्री की जगह सुनील दत्त याद रख लेना। वो कौन है? संजय दत्त के पिताजी हैं, वो एक अभिनेता हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसके गठन की यहाँ पे बात हो रही है। गठन होता है 1906 के दौरान। कब होता है? 1906 में होता है इसका गठन। कहाँ पे होता है? ढाका के अंदर। कहाँ होता है? ढाका के अंदर जो है इसका गठन किया जाता है। और इसी के चलते बाद में क्या होता है? 1940 में क्या है? मुस्लिम राष्ट्र की मांग हो जाती है ना। मुस्लिम राष्ट्र की जो है यहाँ पे मांग हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये सन भी आपको याद रखना है। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है? 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन होता है। कब होता है? 1905। और 1911 में क्या होता है? कोलकाता जो राजधानी हुआ करती थी भारत की, तो कोलकाता से भारत की राजधानी स्थानांतरित की जाती है दिल्ली के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो आपको याद रखना है 1911 के दौरान क्या हुआ था? दिल्ली जो है राजधानी के रूप में बन गई थी। नेक्स्ट है, असम का अंबुबाची त्योहार प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित होता है? बड़ा ही आईएमपी प्रश्न है। बहुत बार, मैं सिर्फ बिहार पुलिस की बात नहीं करूं, अगर मैं एसएससी एमटीएस की यहाँ पे बात करूं तो उसमें भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है।
असम का अंबुबाची त्योहार प्रत्येक वर्ष किस महीने मनाया जाता है? तो जून के महीने में यह मनाया जाता है। अंबुबाची कहाँ पे पड़ता है? असम के गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम के गुवाहाटी में पड़ता है। और ये अंबुबाची त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बेसिकली कामाख्या माता मंदिर, है ना, कामाख्या माता मंदिर आपको याद रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कामाख्या माता मंदिर निम्न में से क्या है, तो आपको याद रखना है भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। क्या है? 51 शक्तिपीठ में से एक है। या फिर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जाएगा कि अंबुबाची का त्योहार जो मनाया जाता है वह किस नदी के किनारे मुख्यतः रूप से आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है असम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्न में से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपसे पूछा गया और हमेशा ही इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री ही होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीमती निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण आपको याद रखना है ये नाम। फिर गृह मंत्री को सभी जानते हैं, मोटा भाई अमित शाह। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और मानव संसाधन विकास मंत्री की मैं बात करूं तो रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन से पढ़ने हैं। अगर वो टॉपिक पढ़ लिए तो इतनी 100% गारंटी है कि अगर आपका जीके जीएस 50 नंबर का वेटेज लग रहा है, उनमें से वो सारे टॉपिक अगर आपने कवर किए तो 45 नंबर जो आसानी से आपके कवर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन रिक्तिस्तान के वंश के संस्थापक थे। प्रश्न बड़ा ही सिंपल है पर बहुत बार पेपर में आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रैक्टिस सेशन लगाया होगा तो आपका एक प्रश्न यहाँ से स्पष्ट रूप से आ चुका होगा सामने कि प्रमुख जो है संस्थापक आपसे पूछे गए हैं। प्रमुख समाज के संस्थापक स्थापक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित थे? तो आपको पुष्यभूति आपको अच्छे से याद रखना है, हर्षवर्धन। और अभी आप लोगों को पता है कि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आप इतिहास की क्लास भी अटेंड करना चाहें तो रात 8 बजे उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी अपना चल रहा है प्राचीन इतिहास, जिसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मगध साम्राज्य पढ़ाया है। आज अपना मौर्य साम्राज्य का द्वितीय पार्ट है। मौर्य साम्राज्य कंप्लीट होगा, फिर गुप्त काल अपन पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो भी चीजें मतलब जो जो शासक आते जाएंगे सब कुछ अपन कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सारा मैंने आपको हिस्टोरिकल याद करवा दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य तो, है ना। और इसके साथ में कौन आते हैं? कौटिल्य आते हैं। कभी भी अगर आपको नाम दे दिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य ना मिले, उसकी जगह कौटिल्य भी लिखा हुआ मिले, तो भी आप आंसर सही कर दीजिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से यहाँ पे जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो कौटिल्य की सहायता से। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है श्री गुप्त जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुगल साम्राज्य के तो कौन है? बाबर भाई साहब है। ये सबसे कम शासक करने वाला मुगल बादशाह बना, ये भी आप याद रखिएगा। केवल और केवल 4 वर्ष जो है इसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बगुरुम्बा कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। नागालैंड में क्या होता है? डंडा नाच होता है। डंडा नाच होता है। मध्य प्रदेश में क्या होता है? राई होता है, मटकी होता है, और गणगौर होता है। गणगौर होता है। गोवा में क्या होता है? फुगड़ी नृत्य होता है। फुगड़ी नृत्य होता है। ये बहुत बार आप लोगों को मैं नृत्य कंप्लीट करा चुकी हूँ। जरूर से प्रश्न पढ़ के जाइएगा, एक नृत्य से संबंधित प्रश्न भी डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग भारत के किस राज्य वंश से संबंधित है? देखो फिर से राज्य वंश का आया है ना। तो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हो जाएंगे। पांड्य आपको याद कराया था, कुंडित। अलग अलग नाम लिखे हुए मिलते हैं अलग अलग जगह। चोल वंश का आपको याद रखना है। चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विजयालय। कौन हो जाएंगे? विजयालय।
विजयालय चोल वंश के। फिर अगर चेर वंश यहाँ पे आ जाए तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन द्वितीय आपको याद रखना है। अलग अलग वंश है ना, ये कहाँ के वंशज है? सारे के सारे दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के सारे वंश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत में उत्थान ब्लॉकों को रिक्त स्थान कहा गया है। पर्वतों को क्या कहा गया है ब्लॉक उत्थान में? तो द्रोणिका इसका नाम मिलता है। क्या मिलता है? द्रोणिका इसका नाम मिलता है। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है केजरीवाल सरकार की जो है क्या है, ये यहाँ पे सरकार है। कहाँ पे? पंजाब के अंदर भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान सिंह जो है क्या बने हैं? यहाँ के बने हैं सीएम। कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? आपकी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और अभी आपको पता है ना, आम आदमी पार्टी के एक नेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है राघव चड्ढा साहब की। तो ये भी आप मतलब पेपर में तो नहीं आएगा, ऐसे ही बता रही हूँ, तो आप याद रखिएगा, है ना। तो आम आदमी पार्टी से भगवंत मान हो जाएंगे। किसकी पार्टी है? संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है? जब मैंने आप लोगों को झीलें पढ़ाई थी तो मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था कि भारत की जितनी भी झीलें हैं सब पढ़ाई थी ना, मैंने आपको बताई थी। लेगुन झील कौन सी है, डेल्टा झील कौन सी है, ज्वालामुखी झील कौन सी है, विवर्तनिक झील कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है, सारी झीलें पढ़ाई थी। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ जो है एक भारतीय खेल है। सबसे प्रमुख रूप से तो आप यहाँ चले जाओ, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? केरल कहलाता है। केरल, देखो यहाँ केरल की झील के बारे में पूछा गया है। वल्लमकली जो है यहाँ पे खेल होता है। आज ये पूछा गया है कहाँ पे कौन सा खेल है? वल्लमकली है। कल से पूछा जाएगा कि कौन सी झील में होता है। केरल की दो ही प्रमुख झील हैं, एक आती है वेम्बनाड झील और दूसरी आती है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील आपको याद रखना है। उनमें से वेम्बनाड झील में क्या होता है? नौका प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? नौका प्रतियोगिता होती है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा रखा है, इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा सर्प नौका दौड़ है? अरे आपने देखी होगी ना एक मूवी जिसमें श्रद्धा कपूर रहती है और नौका दौड़ चलती है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति क्या है नाव पे सवार होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन चलता है कि सबसे आगे नाव जो है किसकी निकले, उसे ही नौका दौड़ प्रतियोगिता कहते हैं। तो नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? केरल की एक झील है जिसे वेम्बनाड नाम दिया गया है। क्या कौन सी झील है ये? तो ये झील है लेगुन झील। कल पूछा जाए कि केरल के अंदर कौन सी झीलें हैं तो लेगुन झील जो है आपको याद रखना है। या फिर आपसे पूछा जाए कि केरल के अंदर जो झीलें हैं उनको केरल के जो स्थायी निवासी है वो किस नाम से बुलाते हैं, तो आपको याद रखना है केरल में झीलों को कहा जाता है कयाल। क्या कहते हैं? कयाल इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं? कयाल इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है मलखंभ, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मलखंभ की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? मध्य प्रदेश से मानी जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इसकी शुरुआत होती है। उज्जैन से बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि मलखंभ खेल के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखेंगे प्रभास जोशी पुरस्कार जो है दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से शुरुआत होती है? उज्जैन से शुरुआत होती है। ज्यादातर मलखंभ के खिलाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अगर मलखंभ से रिलेटेड कोई भी चीज आई है और ऑप्शन में अगर उज्जैन या मध्य प्रदेश का नाम है तो सबसे पहले आंख बंद करके कौन सा लगा देना? मध्य प्रदेश लगा देना, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही इसके अंदर आते हैं और ज्यादातर पुरस्कार भी वो ही जीत के ले जाते हैं। थोड़ा स्पीड से अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, आपके पास टाइम भी कम है और आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन में निम्न में से होकर गुजरती है। इससे बेस्ट देखो, सबसे प्रमुख आज है 26 तारीख, मैं नहीं ले पाई थी क्लास, इसकी वजह से अपलोडेड क्लासेस आपकी मैं ले रही हूँ। कल मैं आपकी लाइव क्लास ले लूंगी, मतलब 27, 28, 29, 30 3 या 4 क्लासेस में आपकी लॉन्ग मैराथन ले लूंगी, जिससे आपके अभी तक आपने बिहार में जो भी पढ़ा है
सब कुछ अपन रिवीजन करेंगे। ऐसे प्रश्न जो लगातार 2010 से लेके अभी तक बहुत बार जो रिपीट हो चुके हैं, वो सारे प्रश्न कराने की गारंटी मेरी है। 3 दिन आप मुझे अपने दे देना, तो 3 दिनों के अंदर जो है मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगी। तो कल से अपनी मैराथन क्लास होगी, कल सुबह ही मैं इसका शेड्यूल डाल दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बजे आपकी क्लासेस हैं। क्योंकि आपको पता है 8 बजे चलती है अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस, तो इसके अंदर सारे स्टेट वाले पढ़ते हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, बिहार के हो, यूपी, मध्य प्रदेश, तो उनकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो एक टाइम जो है पर्टिकुलर डिसाइड करना पड़ेगा 3 दिन के लिए, और 3 दिन में मैं आपके बहुत सारे प्रश्न कवर करा दूंगी। इतना विश्वास मेरे ऊपर रखिएगा। अगर मैं 100 प्रश्न भी लेके आई ना, तो 100 के 400 आपको बता के जाऊंगी, इतना यकीन रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं 3 दिन तक जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार आ चुके हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, तो वो वाली क्लास जो है मैं आपको कल करा दूंगी। और सभी लाइव जुड़ जाना, क्योंकि अभी तो मैं आपको अपलोडेड दे रही हूँ, और बाद में मैं आपको लाइव मैराथन करा दूंगी। मतलब 27 तारीख, कल की जो डेट है 27, उसको अपन क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचवीजे गैस पाइपलाइन में निम्न में से राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। और अगर पूछी जाए कि पहली पाइपलाइन के बारे में पूछा जाए, तो असम आपको याद रखना है। और द्वितीय अगर पूछा जाए तो गुजरात आपको याद रखना है। यहां तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश है, और सबसे पहली असम और द्वितीय गुजरात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4। कौन सा है, भाग 4। भाग 3 की अगर मैं बात करूं तो यह संबंधित है मौलिक अधिकारों से। किससे, मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। और मौलिक अधिकार मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या लिखे हुए मिलते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। भाग 5 के अंदर क्या है, भाग 5 के अंदर न्यायपालिका है। न्यायपालिका के अंदर, और इसके अलावा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, राज्य की शक्ति का विभाजन है। ये क्या है, भाग है, भाग 5 के अनुच्छेद 7 के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अनुच्छेद पूछे गए हैं। शोषण के विरुद्ध में कब से कहां तक है, जैसे 22 से 23 तक के मध्य आता है, 17 से 23 के मध्य कौन सा आता है, 17 से 22 के मध्य कौन सा आता है, 18 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, 17वें अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो एक बार जो है ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से मौलिक अधिकार के कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है। करा दिया है ऐसे तो मैंने आपको कंप्लीट, पर एक बार देख लीजिएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कुमार, हरिवंश राय बच्चन, सुनील दत्त, शशि थरूर। तो शशि थरूर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है ना। ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन, तो इन्होंने लिखा है मधुशाला। क्या लिखा है, मधुशाला जो है इनके द्वारा लिखी गई है, मधुशाला इनके द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कुमार के द्वारा स्टोरी लिखी गई है, द स्टोरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। सुनील दत्त कौन है, संजय दत्त के पिताजी हैं, और संजय दत्त ने एक पुस्तक लिखाई थी अपने जीवन के बारे में, है ना। और उसके अंदर एक और पुस्तक आती है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी ना संजू, कौन सी मूवी है, संजू, संजय दत्त की मूवी आती है संजू, उसके अंदर भी इसकी पुस्तक के बारे में जिक्र आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण भारत में गरीबी इसका कारण नहीं है। गरीबी का कारण कौन सा नहीं माना गया है भारत के अंदर। क्या निरक्षरता होगी, अनपढ़ होगा तो क्या गरीबी होगी, बिल्कुल होगी, पर यहाँ पे कारण नहीं मान सकते, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या अभी क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है ना। उनको अनपढ़ नहीं बोला जा सकता, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, पर कुछ हद तक उनको ज्ञान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन, क्या गांव के अंदर जो है क्षेत्र में पलायन होगा तो क्या वो गरीबी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कृषि में अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी या पूंजी की कमी, मतलब अगर कृषि कर रहे हैं लोग तो नहीं होगा, निरक्षरता की कमी होगी तो भी होगा। और आपको क्या याद रखना है, पूंजी की कमी, मतलब जो लोग शहर में निवास कर रहे हैं वो गाँव में चले जाएंगे, तो क्या इसकी वजह से भारत में क्या होगा, गरीबी आएगी, क्या नहीं आ सकती। एक और प्रश्न गरीबी से संबंधित बनता है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है, भारत में
किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो आपको याद रखना है मौसमी बेरोजगारी है। कौन सी है? मौसमी बेरोजगारी है। कैसे मौसमी बेरोजगारी है? देखो, एक तो बनती है ग्रामीण क्षेत्रों की मौसमी बेरोजगारी, जिसके अंदर क्या होता है, एक किसान है वो क्या करेगा, 12 महीने में से 4 महीने आराम करेगा और बाकी 8 महीने क्या करेगा, काम करेगा। जैसे शीत ऋतु में, ठंड में भी कोई ना कोई फसल बो देगा, फिर बारिश में भी कोई ना कोई फसल बो देगा। तो ऐसे 4-4 महीने, 2 8 हो गए हैं। फिर 4 महीने जो बचे वो गर्मी के होंगे। अगर उसके खेत कुएं पे पानी है तो वो भी यूज में ले लेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। इसकी वजह से मौसमी बेरोजगारी ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। दूसरी मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत क्या आता है, जो रेडी ठेले वगैरह लगाने वाले होते हैं, वो जैसे पानी पूरी वाले हैं, तो पानी पूरी वालों का मौसम जो ये है, क्या बोलते हैं, बारिश के मौसम में पानी पूरी इतने ज्यादा नहीं बिकते, तो उसके अंदर भी उसका क्या है, बेरोजगारी का जो चीज है उनको देखने को मिल सकती है। पर ज्यादातर मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित देखी जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है, तो ग्रामीण से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अरे सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी। प्रश्न को घुमा दिया, यहाँ बहुत सारे घूम जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। मैंने आपको याद कराई थी, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, तो उसके अंदर बताया था कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुंह से होती है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हाथों से होती है। क्षत्रिय क्या करते हैं, तलवार चलाते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं, मुंह चलाते हैं, मंत्र पाठ यज्ञ वगैरह कराते हैं, है ना। तो उसी प्रकार मैंने बताया था कि जब भगवान के जन्म होते हैं, अवतार जो होते हैं, अवतार में क्या है, भगवान के हृदय से कौन निकलते हैं, राजा राम भी निकलते हैं और मोहन मतलब भगवान कृष्ण भी निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी से, है ना, ब्रह्मा जी से कौन निकलते हैं, राजा राम भी निकलते हैं और मोहन भी निकलते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद पत्नी किससे दया मांगती है? अपने पति से ही मांगती है, और पति को पौराणिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है ना। इसकी स्थापना जो है इन्होंने करी है। ये कैसे याद रखोगे? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी जो होते हैं, अपने जो स्वामी होते हैं, अपने जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा ही विवेक से काम लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो है आपको याद रखना है, राम भगवान और कृष्ण भगवान दोनों ही क्या करते थे, विवेक पे कायम रहते थे। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। भारत के मंदिरों में संबंधित दिए गए कथनों में से कथन सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है भारत के मंदिर, सब टाइप के प्रश्न मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। राजनीति से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है, मंदिरों के है, नृत्य के है, उत्सव के है, दिवस के है, सब टाइप के प्रश्न। और अभी 3 क्लासों में भी अपन सब टाइप के प्रश्न का रिविजन करेंगे, है ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको याद करा दूंगी मैं सब चीजें। भारत के मंदिरों में संबंधित दिए गए कथनों में से सत्य है, नागर शैली की वास्तुकला के उत्तरी भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताई थी। और आप लोग अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो मुझे एंड में कमेंट करके जरूर बताना भारत में कितने प्रकार की मंदिर शैलियां हैं, भारत में कितने प्रकार की मंदिर शैलियां हैं, है ना। जैसे द्राविड़ शैली, नागर शैली आती है ना, तो इतने कौन कौन सी शैलियां उसमें है, अगर शैलियों के नाम भी याद है तो वेल एंड गुड है, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, द्राविड़ शैली की वास्तुकला द्राविड़ भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के दोनों जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बार समझाया है कि नागर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं। नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। निम्न में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में रजत पदक जीता था? रजत पदक जीतते हैं रवि कुमार दहिया। आपको याद रखना है 2020 का जो ओलंपिक खेल था यह आयोजित होता है 2021 के अंदर, है ना, कोरोना महामारी की वजह से। दूसरा, रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत, यानी कि सिल्वर मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया। पीवी सिंधु ने कौन सा जीता है? कांस्य जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य जीता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है ना। यहीं पे आती है एक और कौन सा आती है, पुरुष हॉकी टीम भी आती है, तो उन्होंने भी कौन सा, कांस्य पदक ही जीता है। तो लगभग कितने पुरस्कार जीते गए? 7 पुरस्कार जीते गए। 1 गोल्ड जीता गया, 2 सिल्वर जीते गए और बाकी बचे हुए 4 कौन से थे? कांस्य के जीते गए थे, है ना। चलिए,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है? किसकी घोषणा की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, असम सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटक के द्वारा कौन सी जो है योजना चलाई जा रही है? स्वावलंबी सारथी योजना। कौन सी है? स्वावलंबी सारथी योजना। कौन सी योजना है? स्वावलंबी सारथी योजना 2023 की है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, और इसके साथ साथ में लाडली बहना आवास योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2023 के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान की कौन कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना है, और मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जा रहा है? मोबाइल भी फ्री बांटे जा रहे हैं, तो मोबाइल वितरण योजना कहाँ की है? अशोक गहलोत की सरकार कहाँ की? राजस्थान की हो जाएगी। ये सारी की सारी योजना कब की है? 2023 की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 जो कि 2021 में आयोजित किया गया था वह नहीं खेला गया? मतलब ऐसा कौन सा खेल है जो ओलंपिक 2021 के अंदर नहीं खेला गया था? तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट जो है नहीं खेला गया था, बाकी सारे गेम जो है खेले गए थे। उसमें से हॉकी टीम के अंदर अपन ने क्या जीता था? कांस्य पदक भी जीता था। नेक्स्ट है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? अब जनगणना होगी आने वाले 2 सालों के अंदर, चूंकि होना चाहिए था 2021 के अंदर पर हुई नहीं है ना। उससे पहले 2001 में हुई थी, और नवीनतम की बात करें तो 2011 के अंदर। तो बिल्कुल आंसर क्या लगाना है? 2011 जो है आपको सही आंसर लगाना है। इससे पहले 2001 में हुई थी, और हर 10 साल के अंतराल में क्या होती है? जनगणना होती है। अब जनगणना 2021 में होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है, अब होगी 2024 के एंड तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सरहज त्योहार किस राज्य का मनाया जाता है? यहाँ पे सरहुल बोलो, सरहज बोलो, आप याद रखो, क्योंकि बिहार इसके अंदर ऑप्शन में है, झारखंड नहीं है। झारखंड होता तो झारखंड सही होता, झारखंड अलग होता है बिहार से, चूंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सरहज बोलो, सरहुल बोलो, सरहुल बोलो, सभी एक ही नाम है। बिहार झारखंड के अंदर मनाया जाता है। गुजरात के अंदर कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो रण महोत्सव मनाते हैं। रण महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात के अंदर। हरियाणा के अंदर कौन सा त्योहार मनाते हैं? तीज का त्योहार मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? तीज का त्योहार जो है मनाया जाता है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के अलावा भी बहुत सारे त्योहार हैं जो यहाँ पे मनाए जाते हैं, और गुड़ी पड़वा भी यहाँ पे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गुड़ी पड़वा भी यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है, नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में बहुत बार आपके पेपर में यह प्रश्न आ चुका है, किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना को। कौन है ये? आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर है ना, प्रथम महिला आईपीएस अफसर। और टीना डाबी को तो हर कोई जानता है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे अधिक जनसंख्या बांग्लादेश की है, और विश्व के अंदर द्वितीय स्थान पे आता है मुस्लिम वर्ग के लिए, है ना, कि सबसे अधिक मुस्लिम जो है कहाँ पे निवास करते हैं? तो दूसरा आता है बांग्लादेश, पहला क्या आता है? आप लोग मुझे बताना है ना, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए पहला कौन आता है आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। ईरान, इराक, इंडोनेशिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। सबसे अधिक मुस्लिम वर्ग कहाँ पे निवास करता है? आप लोग बताइएगा। द्वितीय कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एशिया में सबसे अधिक जो है जाति कहाँ पे, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? तो चाइना के अंदर करेगी। सबसे अधिक जो है समुद्री तल की सीमा जो है किसके साथ में लगती है? श्रीलंका के साथ में लगती है। और श्रीलंका के साथ में क्या लगती है? लगभग जो आप देखो 47 किलोमीटर के अराउंड जो है क्या है? दूरी है भारत और श्रीलंका के मध्य। और श्रीलंका में क्या है? देखो श्रीलंका किससे लगती है? पानी वाली सीमा लगती है, मतलब पाक जल डमरू मध्य लगता है। अब श्रीलंका वाले बोलते हैं कि सबसे पहले उड़ने वाला हवाई जेट, या फिर क्या बोले उसको,
पुष्पक विमान हमारे पास में था, हमारे देश के पास में था, यही आती है ना गणना हर बार। तो ऐसा होता है। सबसे पहले तो आप जानो कि आपके पास में क्या था, ये जो हिस्सा है ये भी भारत का हिस्सा है ना। श्रीलंका भी क्या है, भारत का हिस्सा है। किसने अलग कर दिया था, बजरंगबली ने अलग कर दिया था, है ना। तो ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए, ये भारत का ही हिस्सा है। कौन है, श्रीलंका है कि नहीं, बताना मुझे कमेंट करके, है ना। तो ये भी याद रखना, पुष्पक विमान किसके पास में था, किसके पास नहीं। और ये कुत्ते जैसी आकृति वाले देश के बारे में तो क्या ही कहना, इसके बारे में जितना बोलो उतना ही कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहाँ स्थित है। डीएम और केरल के मध्य, द्वीप है एवं केरल के मध्य, खंबात की खाड़ी और केक मोरिन के मध्य, महाराष्ट्र केरल के मध्य, और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य। तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। ये देखो, भारत का पूर्वी तट पूछा गया है, तो पूर्वी तट आपको याद रखना है, ये है पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। अगर पश्चिमी तट के बारे में पूछा जाए तो गुजरात से लेके क्या याद रखना है आपको, गुजरात से लेके आपको याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु तक। और इधर से पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल से लेके तमिलनाडु तक, है ना, ये तमिलनाडु तक। तो ये वाले क्षेत्र, यहाँ अगर एंड की बात करें तो केरल आपको याद रखना है, और यहाँ एंड की बात करें तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। तो अब अगर पूछा जाए कि पश्चिमी छोर कौन सा है, पश्चिमी घाटी कौन सी है, तो गुजरात से लेकर केरल तक, और पूर्वी अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु आपको याद रखना है। नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वी का पूछा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है, यही पड़ती है ना, ये है आपका बांग्लादेश, और यहीं पे क्या आती है, बंगाल की खाड़ी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है आंदोलन जो है शुरू कर दिया था। 1919, 1917, 1916 या फिर 1915। तो आपको याद रखना है 1916 के अंदर इन्होंने शुरुआत करी थी रोलेक्ट एक्ट के जरिए, रोलेक्ट एक्ट के जरिए जो है इन्होंने शुरुआत करी थी, ये आपको याद रखना है। 1915 में क्या होता है, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस। अच्छे से इस चीजों को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1916 की अगर मैं बात करूं तो 16-17 में क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है, होम रूल लीग की जो है क्या होती है, स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था। तो किसने जीता था, राफेल नडाल ने जो है ये क्या किया था, ये पुरस्कार जीता था, अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में है। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरातत्व स्थल बहुत बार पूछे जाते हैं, और मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आपको बहुत आसानी से मैंने साक्ष्य और पुरातत्व स्थल याद करवा दी है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल लोथल जो है कहाँ पे है, लोथल आपको याद रखना है गुजरात के अंदर पड़ता है ना। इसके अलावा क्या आता है, रंगपुर भी इधर ही है, रंगपुर भी इधर ही हो जाएगा। लोथल आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या मिलते हैं, धान के साक्ष्य यही से मिलते हैं, चावल के साक्ष्य जो हैं यही से मिलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में पुरातत्व स्थल में भीमबेटका माना जाता है। अरे भीमबेटका, आप बोलोगे गुफा है तो सब जानते हैं ना। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले आदि मानव ने कहाँ पे अपना शरण ली थी, तो आपको याद रखना है भीमबेटका के, इसी वजह से क्या है, ये स्थलों के अंदर शामिल है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगन आप याद रखिए, कालीबंगन जो है आपको याद रखना है। और हरियाणा के अंदर की बात करूं तो राखीगढ़ी और कुनाल क्षेत्र आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कुनाल क्षेत्र और राखीगढ़ी जो है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है, जिसके लेखक रॉय मार्क्स हैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रॉक्स, है ना, लेखक जो है रॉय मार्क्स हैन हो जाएंगे। फूलन देवी पर लिखा है आउटला इंडियाज व्हेन डिड स्किन एंड मी, जो है ये पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है। क्या है, ये एक उपन्यासकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बड़ा ही आईएमपी प्रश्न है, बाबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले बाबर का जन्म कहाँ हुआ, बलूचिस्तान के अंदर। बाबर कौन था, तो मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला, मतलब संस्थापक माना जाता है बाबर। फिर पूछा जाएगा कि बाबर के द्वारा कौन कौन से जो है युद्ध लड़े गए। तो बाबर का जीवन काल से 1526 से 1530 के मध्य ही आपको याद रखना है। याद करवा चुकी हूं, पर नए अगर देख रहे हो तो एक बार देख लीजिएगा। 1526, 1527, 1528,
1529 और 1530 आपको याद रखना है। बस ये 4 सन अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा क्या याद है आपको, बाबर याद है। अगर 1526 की मैं बात करूं तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब होता है, 1526 के मध्य होता है। पानी पिया, अब क्या करेगा, खाना खाएगा, मतलब क्या करेगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा। खानवा का युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध, फिर क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध, फिर हो जाएगा घाघरा का युद्ध, और उसके बाद में 1530 के अंदर हो जाती है मृत्यु। क्या ट्रिक बताई थी अपन ने, 1526 से लेके 1530 के मध्य क्या किया था बाबर ने, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया, है ना, यही ट्रिक थी ना। क्या है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा का, चाय पी से चंदेरिया का, घर गया से घाघरा का और मर गया से मृत्यु, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानने, रिक्त स्थान और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो भारत की क्या है, एकता और अखंडता को बनाए रखना भी सबसे बड़ी बात होगी, है ना, रिक्त स्थान में यही बनना था। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार को सुगम बनाती है। शेयर बाजार, अरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सेबी, है ना, सेबी का यार, इसकी अभी चेयरमैन कौन है तो आपको याद रखना है, इससे पहले चेयरमैन हुआ करते थे अजय त्यागी, और अभी कौन है तो पहली सेबी की महिला अध्यक्ष बनी है, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी हो जाएगी, आपको याद रखना है माधवीपुरी बुच जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन संसद अधिनियम जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व को विभाजन किया गया था। किसके द्वारा जो है इसे विभाजन किया गया था, एक तो भारत बना, भारत के अलावा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अलग होके कौन बनता है, बांग्लादेश बनता है। एक रीजन से अलग हो गए, वो बोलते हैं, हम बोले कि बंगाली, कौन बोलते हैं, पश्चिम बंगाल वाले, और इधर पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि उर्दू बोलो भाई। तो एक लैंग्वेज के चक्कर में क्या हो गया, अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हो गया। और यहाँ पे ये बोल रहे थे, जैसे ये नक्शा है ना, ये नक्शा है, और यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका बांग्लादेश और ये है आपका पाकिस्तान। तो ये बोल रहे थे कि हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता दे दो। अगर रास्ता दे दिया होता तो भारत क्या होता, दो टुकड़ों में विभक्त हो गया होता, पर नहीं दिया, अच्छा किया, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ राज्यों में विधान परिषद भी मौजूद होगी। विधान परिषदें कितने राज्य के अंदर हैं, प्रश्न हर बार बन चुका है पेपर में, याद कर लेना कहाँ कहाँ है, 6 जगह हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो तेलंगाना आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक बार मैं बोल देती हूँ, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विधान परिषदें कितनी जगह हैं, टोटल 6 जगह हैं। पहले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। मैपिंग से याद रखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत सही पड़ेगा, क्योंकि मैप वाली जो चीजें होती है ना, कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो मैप में आप जरा देख लीजिए तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले यूपी, तो यहाँ पड़ता है यूपी के इधर पड़ता है महाराष्ट्र, यूपी के पास में पड़ता है बिहार, तो बिहार आप याद रखो। इधर पड़ता है, क्या पड़ता है, कर्नाटक, और कर्नाटक से सीधे सीधे चलो तो आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होता है तेलंगाना, तो तेलंगाना भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो गए 6 नाम, आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से रिक्त स्थान वर्ष की गई थी। अभिलेखागार की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी स्थापना होती कब है, तो आपको याद रखना है 1891 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय 1851 के दौरान जो है कहाँ पे था, कोलकाता के अंदर था। और अगर आपसे वर्तमान स्थिति पूछी जाए तो बिल्कुल आंसर ये मत लगा देना, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है,
तो कोलकाता बिल्कुल मत लगा देना, गलती कर दोगे। आपको लगाना है 1926 के बाद में, यानी कि आपको पता है ना 1911 में क्या हुआ था, स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी कोलकाता से दिल्ली। तो 1926 आपको याद रखना है। 1926 में क्या है, अभिलेखागार, अभिलेखागार का जो है मुख्यालय बना दिया गया। वर्तमान में कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। एक समय में हुआ करता था कोलकाता के अंदर, आज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, निम्न में से कोई नहीं, है ना, DE, ABCDE, है ना, DE। चलिए तो कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर क्या है, कलपक्कम, कलपक्कम केंद्र है। और यहाँ पे क्या है, गुजरात में काकरापारा है, काकरापारा है। और यहाँ पे क्या है, परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया था। ये किससे संबंधित जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्हें पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक क्षेत्र में, किसमें, सामाजिक क्षेत्र में 2020 के अराउंड जो है इनको पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अंतिम मुगल बादशाह रंगून भेजा गया था, किस वर्ष, मुझसे बड़ी टाइपिंग में मिस्टेक होती है ना। चलिए तो किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अंतिम मुगल बादशाह को रंगून भेजा गया। तो अंतिम मुगल बादशाह सबसे प्रमुख तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह द्वितीय। कौन है, बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय जो है हो जाएंगे। कब भेजा गया, 1857, क्योंकि 1857 में क्या हो रहा था, क्रांति हो रही थी। 1857 की क्रांति भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कैसे क्रांति हुई, क्या क्या हुआ। तो 1857 की क्रांति के दौरान ही क्या हुआ था, इनको जो है बंदी बना लिया था। किसने बनाया था, हडसन ने बनाया था। हडसन के द्वारा इनको बंदी बना लिया था और कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। यही रंगून आज क्या कहलाता है, यंगून कहलाता है ना। और ये यंगून कहाँ पड़ता था, बर्मा के अंदर पड़ता था। और यही बर्मा आज क्या कहलाता है, म्यांमार कहलाता है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, यंगून। और इसी म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पोवाड़ा नृत्य शैली कहाँ का है। तो पोवाड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। पंजाब का कौन सा है, भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा। बिहार का क्या है, जोगीड़ा, जोगीड़ा और जाट, जटनी, पाइका, बिहारी सब है ना। ओडिशा की अगर बात करें तो छऊ नृत्य है, क्या है, छऊ नृत्य जो है कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, सॉरी ओडिशा का। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1949 का जो है आपको याद रखना है। इसमें 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। उसके अलावा 1955 में होता है। और 1955 में क्या होता है, आरबीआई के अंदर कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, एसबीआई का होता है। तभी तो अपन क्या मनाते हैं, 1 जुलाई 1955 में किसकी स्थापना होती है, एसबीआई की स्थापना होती है। और एसबीआई स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक किसे माना गया है ना, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है 1969 के अंदर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1980 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो ये सन बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, सभी सन को याद कर लीजिएगा। चलिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 149। यहाँ पे बात हो रही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी वर्तमान में कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 5 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो 5 नवंबर को मनाते हैं सुनामी दिवस, है ना। सुनामी के प्रति क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी दिवस। 10 जनवरी बहुत बार पेपर में आ चुका है, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 10 जनवरी को। 12 मई को क्या मनाते हैं, तो 12 मई को मनाते हैं नर्स डे,
क्या मनाते हैं, नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का, भुगतान नहीं भुगतान है ना, भूटान, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचे पर्वत के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कंधार पुनसुम। क्या है, कंधार पुनसुम। कहाँ का पर्वत है ये, तो ये हो जाएगा भूटान का। कुल्ला कांगड़ी कहाँ पे है, तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर कुल्ला कांगड़ी है। जिप मोची, गो मल्हारी, ये भी भूटान के एरिया में ही लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे जो है पहाड़ अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। भारत में अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, है ना, कौन थे। देखो अगर आपने मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस सबकी सब अटेंड करी है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से याद तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पॉलिटी के अंदर मैंने आपके शुरू से लेकर एंड तक के सारे संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो उन चीजों को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे। अगर अभी की अपन बात करें कि भारत में अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो उसमें भी कौन बने हैं, सुब्रमण्यम साहब बने हैं, सुब्रमण्यम साहब जो हैं बने हैं। वर्तमान के अंदर भी कौन बने हैं, सुब्रमण्यम साहब बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये तो हो जाएंगे आपके 2020 के, और अभी की अगर बात करें तो सुब्रमण्यम अरविंद हो जाएंगे, कब बनते हैं, 2023 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे, तो निरुपमा यादव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेतन भगत की बहुत सारी पुस्तकें पूछी गई, टू स्टेट आ गई है ना, टू स्टेट आ गई है, शेडो आई गई, उसके अलावा क्या आया है, हाल्फ गर्लफ्रेंड आ चुकी है ना। और इसके अलावा चेतन भगत की एक और पुस्तक है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जो है ये भी किसकी पुस्तक है, चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पिछोला झील इस राज्य में स्थित है, अरे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी झीलें भी मैंने कंप्लीट कराई हैं, झीलें एक बार देख लेना, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, पिछोला झीलों की बात यहाँ पे करें तो राजस्थान, गाना सुना होगा ना, पिछोला जोला खावेसा ओ बालमा, है ना, समदरी ओ लहरा लेवेसा, सुना ही होगा। अगर राजस्थान के हो तो ऑब्वियसली सुना होगा, है ना, और बिहार के हो तो भी सुना ही होगा, क्योंकि बिहारी सॉन्ग मैंने भी बड़े सुने हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो सब साइड के कल्चर को सुनना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो राजस्थान जो है आपको याद रखना है, पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी झील है, भोजताल झील, भोजताल झील, क्योंकि राजा भोज कहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फुलहार झील, है ना, फुलहार झील। मणिपुर के अंदर कौन सी है, लोकटक झील, लोकटक झील। और इसी झील पे क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है, जिसे केबुल लामजाओ कहा गया। नवरात्रा पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो नवरात्रा का बांग्लादेश के अंदर भी मनाया जाता है भाई, भारत के अलावा कहाँ पे मनाया जाता है, बांग्लादेश के अंदर भी मनाया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण है, ये स्थापना वाली चीजें बहुत अच्छे से आ रही है पेपर में, तो सभी जरूर पढ़ लीजिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1902 के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन बनी, दमयंती बेसरा, अवनी चतुर्वेदी, रानी रामपाल और डॉक्टर सीमा राव। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सीमा राव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, डॉक्टर सीमा राव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना 48, और सबसे अधिक लोकसभा सीटें कहां से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, ये
भी याद रखिएगा। आई होप मैंने जो प्रश्न यहाँ कराए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा और उन चीज़ों को आपने नोट डाउन भी किया होगा जो आपको नहीं आती थी। और अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मेरी क्लासेस आने वाली है, वैसे भी उसका टाइम शेड्यूल मैं जल्द ही जारी कर दूंगी आपके पास। 3 दिन में आपको कराने वाली हूँ, एक दिन में मैक्सिमम 400 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और अच्छी से पढ़ाई करिएगा। अग्रिम आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।